नाजरीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। बात कुछ ऐसी है कि मुल्क की मईशत के ऊपर जब भी बात करता हूं तो मैं बिल्कुल सॉलिड बात करता हूं और बहुत सारे लोगों को बुरी भी लगती है, लेकिन मैं बड़ी वाज़ेह एक बात बता दूं। छोटा सा मुख्तसर सा आपको एक वाक़या सुनाऊंगा। क्या हुआ कि एक आदमी जो था वो फांसी के तख्ते पर उसको ले जाया गया। फांसी के तख्ते पर ले जाने से पहले उससे पूछा, बताओ तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है? उसने कहा, मैं अपनी मां को बोसा देना चाहता हूं, अपनी मां को बोसा देना चाहता हूं। जेलर मान गया। उसने कहा, बुलाओ भाई, इसकी मां को बुलाओ, बोसा देना चाहता है, अच्छी ख्वाहिश है, नेक ख्वाहिश है। मां आई, उसने बोसा दिया। इसने बोसे के बहाने मां की जीभ काट ली। खून वहां बहना शुरू हो गया। लोगों ने कहा, तुझ पे लानत हो, एक तो तुझे फांसी दी जा रही है, दूसरा तूने ऐसा जुर्म कर दिया जिसकी सजा तुझे यहां भी और वहां भी मिलेगी। उसने कहा, यह मां मेरी सौतेली है, यह मां मेरी सौतेली है। लोग हैरान हो गए। लोगों ने कहा, पर यह सब करने की जरूरत क्या थी? उसने कहा, जब मैंने पहली दफा चोरी की, इसने मुझे मना नहीं किया। सौतेली मां थी ना, इसने मुझे मना नहीं किया। फिर मैंने ज्यादा बड़ी वारदात की, इसने मुझे नहीं टोका। इसका जो अपना बेटा था सगा, वो अगर कोई छोटा सा भी गलत काम करता था ना, ये उसे थप्पड़ मारती थी, उसे डांटती थी। लेकिन मैं जुर्म करके आता था ना, ये मुझे कुछ नहीं कहती थी। मैं जुर्म करता चला गया। एक दिन इतने जराइम मेरी इस फहरिस्त में शामिल हो गए कि इस तख्ते पर आकर खड़ा कर दिया। सौतेले कभी बुराई को बताते नहीं हैं, अपने बताते हैं बुराई। सौतेले कभी आपकी बुराई नहीं बताएंगे, कभी आपकी इस्लाह नहीं करेंगे। पराए, सही बोल रहा हूं इजाज साहब? सौतेले कभी नहीं बताएंगे, अपने बताएंगे। अपना जो होगा। मां क्या करती है? मां को आपने देखा, सगी मां बच्चे को मारती है, बच्चा रोता है, फिर मां की तरफ भागता है। मां मारती जाती है, बच्चा उसको जप्फी लगाता जाता है, भागता नहीं है। उसको पता है ये मेरी हिफाजत करेगी। गलत बोल रहा हूं मैं? सही बोल रहा हूं। आपको समझ नहीं आएगी नाजरीन। आप लोग एलईडी के दौर में ट्यूबलाइट हो। ये बातें आपके सर के ऊपर से गुजर जाएंगी, आपको समझ नहीं आएगी। आपको सिर्फ आएंगे वो लोग समझ में जो आपकी तारीफ करेंगे, आपकी खुशामद करेंगे, आपसे मोहब्बत के झूठे दावे करेंगे। लड़कियां भी पहले उन्हीं लड़कों के झांसे में आ जाती हैं जो झूठे दावे करते हैं, मैं तुम्हारे लिए आसमान से तारे तोड़ कर ले आऊंगा, है ना? तो लड़कियां उनकी बातों में आ जाती हैं, है ना? समझ गए? नहीं समझे? बस इतना बहुत है। समझने वालों के लिए इशारा काफ़ी। पाकिस्तान की मईशत के मुतालिक बात करेंगे। मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं, परवेज़ हारून मद्रास वाला साहब, और ये बताएंगे आपको, अगर आपकी जहाँ बुराई होगी ये बताएंगे। वेलकम करूँगा आपको शो में। शुक्रिया अली भाई, आपने तो बड़ी अच्छी बातें कह दी शुरू में, और अच्छा है। एज यू सेड के मैसेज जिसको देना था आपने दे दिया। हाँ। और अच्छा है, किसे कहते हैं ना कि एक इनडायरेक्ट मैसेज था, बट इट्स वर्थ वाइल। अच्छा, यहाँ पर चूंकि जब भी आप प्रोग्राम में आते हैं तो मैं आपसे, आपको पता है, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के ऊपर ना बहुत तफसीली गुफ्तगू करना पसंद करता हूँ। अब इशू ये है कि आपने ट्रेड करना है, टेक्स्ट बुक स्टफ, या तो आपके पास कोई ऐसी चीज़ हो जो दूसरे ना बना सकते हो, या आप दूसरों से बेहतर बना के दिखाएं, कंपेटिटिव एडवांटेज या एब्सोल्यूट एडवांटेज, या फिर आपके पास हो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, यानी स्केल पे आप काम कर रहे हो। ये तीन ही बुनियादें, सॉरी, जो मैंने टेक्स्ट बुक में पढ़ी, यही आपने भी पढ़ी है, ये मैंने भी पढ़ी। सो हाउ कैन यू ट्रेड इफ यू हैव दीज ओनली 3 प्रीरिक्विजिट्स? जी देखिए अली भाई, मैं आपके प्रोग्राम में बारहा मैं ये मैसेज दे चुका हूँ और आपसे डिस्कस भी हुआ है कि सबसे पहले जो होता है ना किसी भी कंट्री में, या स्पेशली हमारे मुल्क में, स्टेबिलिटी, ये सबसे ज़रूरी है। और एक लॉन्ग टर्म जो होता है ना पॉलिसीज़, वो होनी चाहिए। हमारे यहाँ जो है ना हर साल बजट आता है,
उसमें इतनी सारी चेंजेस होती हैं, नए नए टैक्स लॉज होते हैं और फिर इसके बाद नई नई चीज़ें ऐड हो जाती हैं। इसमें डायरेक्ट टैक्सेस भी होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस भी होते हैं। और एक बंदे को जो होता है, जो कारोबार करता है ना, उसको एंड ऑफ द डे यही पता नहीं होता कि मुझे कितने टैक्सेस देने हैं। अगर एक बंदे को यही पता नहीं है कि भाई कितने टैक्सेस डायरेक्ट हैं, कितने हिडन टैक्सेस हैं जो मुझे देने हैं एंड ऑफ द डे, तो उसकी फिजिबिलिटी होगी नहीं। और फिर इसके बाद मुख्तलिफ टाइम पे जो है ना वो मिनी बजट भी आते हैं, और मिनी बजट में जो रही सही कसर होती है ना, वो भी उसमें निकाल देते हैं और वो भी इसमें एडिशनल टैक्स बर्डन और मज़ीद आपके इन्वेस्टर के ऊपर डाल देते हैं। तो देखें, इन्वेस्टर को तो आपको बिल्कुल ये वेलकम करना चाहिए और उनके लिए फैसिलिटी क्रिएट करनी चाहिए और उनको पता होना चाहिए कि भाई मुझे मेरी कॉस्ट क्या है। और फिर इसके बाद हमारे पास जो है बहुत सारे होते हैं कि जब आप रॉ मटेरियल, तो हमारे पास ऐसा कोई है नहीं, हमें जो भी चीज़ बनानी है उसके अंदर रॉ मटेरियल तो बाहर से आना है, पैकेजिंग भी करनी है तो पेपर बाहर से आना है, कुछ भी करना है टेक्सटाइल में करना है तो पॉलिएस्टर बाहर से आना है, हमें प्लास्टिक इंडस्ट्री में जाना है तो प्लास्टिक के दाने बाहर से आने हैं। तो तकरीबन जो है ना हमारी डिपेंडेंसी है वो इंपोर्ट पे है और इंपोर्ट रिलायंट है। अगर हम कोई भी चीज़ यहाँ बनाने जाएंगे तो हमें इंपोर्ट को, हम ऐसा नहीं कह सकते कि भाई इंपोर्ट हम नहीं करेंगे आइंदा से। हमें जो भी चीज़ अच्छा, हमारे पास जो रॉ मटेरियल है और जो भी हमारे पास कॉटन है या जो भी चीज़ें हैं, हम उसको वैल्यू एडिशन नहीं करते। हम क्या करते हैं कि हम या तो रॉ कॉटन बेच देते हैं, या हम उसका धागा बेच देते हैं, या हम उसका वो फैब्रिक बेच देते हैं। उसके अंदर क्या, जितनी ज़्यादा वैल्यू एडिशन करेंगे और अच्छी मशीनें लगा के और अच्छे ब्रांड के साथ काम करेंगे तो वो उसकी वैल्यू एडिशन होगी और वी कैन फैच मोर मनी, मोर डॉलर्स, और मोर डॉलर्स मीन मोर एक्सपोर्ट। ठीक है ना। अब ये चीज़ें हमें करने के लिए क्या करना चाहिए कि हमें गवर्नमेंट को फैसिलिटी करनी चाहिए। और फिर इसके बाद आप देखेंगे, ये हमारे पास कितने सालों से ये डिबेट चल रही है कि हमारी बिजली बहुत महंगी है। एक तो ये था कि हमारी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, जो फाइनेंसिंग कॉस्ट थी, वो बहुत महंगी थी। अब तो चलो वो बहुत आधी होकर रह गई है, बट इवन देन आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बहुत महंगी है। फिर हमारे जो लोगों की एफिशिएंसी है, अगर आप देखें कि भाई हमारा जो लोगों के घरों से हमारा इंडस्ट्रियल एरिया में जो सफ़र है वो कैसे करते हैं लोग, ठीक है ना। फिर इसके बाद उनकी आप देखें कि भाई उनकी हालत क्या होती है, उन लोगों की एफिशिएंसी क्या होती है। अच्छा, जो बंदा कहीं भी रह रहा होता है ना, आप यकीन करें कि वो हमारे पास लेबर आती है, वो कहते हैं कि सर सारा रात हमारे पास लाइट नहीं थी। अगर उनके पास सारी रात अगर लाइट नहीं होगी तो वो क्या हमारे फैक्ट्री में आके वो क्या खाक परफॉर्म करेंगे? वो कभी भी परफॉर्म नहीं करेंगे, उनकी एफिशिएंसी वो आएगी भी नहीं। और दे टेंड टू मेक मिस्टेक्स, लॉट ऑफ मिस्टेक्स। उससे क्या होता है कि हमारी वेस्टेजेस बढ़ेंगी, हम वो चीज़ वो नहीं, क्वालिटी नहीं दे सकते। अगर हम क्वालिटी नहीं देंगे तो क्या है कि भाई जो दूसरे जो इम्पोर्टर्स हैं दुनिया के, उनके पास दूसरे रास्ते नहीं हैं, उनके पास दूसरी ऐसे इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ नहीं है कि जो उनको वो सही प्रोडक्ट और राइट प्रोडक्ट उनको दे सकें जिसमें क्वालिटी का भी इशू ना हो। तो हमारे पास ये सारे मल्टीपल फैक्टर हैं जिसे हमें देखने चाहिए। हम क्या करते हैं कि हम एक चीज़ को बस ये एम्फेसाइज करते हैं कि यार ये कारोबारी है ना, हमें टैक्स नहीं देते, कारोबारी टैक्स चोर हैं, कारोबार हमें प्रॉपर्ली टैक्स। और भाई कारोबारी कहाँ से अपने टैक्स चोर हो गई? जो अभी आजकल मुल्क की मशीनरी चल रही है वो कैसे चल रही है? वो कारोबारी टैक्स दे रहे हैं तभी तो चल रही है। मगर बात दरअसल कि आप तो फैसिलिटी आपको बोलते टैक्स चोर है, अच्छा लगता है आपको? नहीं, नहीं, आपको अच्छा लगता है, यू वोंट टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट, इट विल मेक यू एंग्री। नहीं, क्यों? देखें ना, आप तो किसी के ऊपर एक आम, जो कहते हैं ना कि आपका वर्कर है, उसके ऊपर भी आप तोहमत लगा दो ना कि तुम चोर हो, प्रूफ नहीं कर सकते आप, और आप उसके ऊपर तोहमत लगा दो। ये तो हमारे रिलीजन में भी नहीं है कि आप किसी को तोहमत के बेस पे आप उसको चोर नहीं। देखो, मैं अपने ड्राइवर को भी बोलूँगा ना तू चोर है तो वो चाबी फेंक के चला जाएगा, बोलता है कि ये रखो साहब, नौकरी मुझे नहीं करनी है। यहाँ तो एक कारोबारी जो काम कर रहा है, टैक्स दे रहा है, एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, आपके जो हाईएस्ट जो आपके बिजली के रेट्स हैं उसके ऊपर भी वो अपना सर्वाइव कर रहा है। जनरेटर पहले ले रहा है, गैस के जनरेटर ले रहा है, डीजल के जनरेटर ले रहा है। आपकी उसकी जो आधी तो जो अकाउंटेबल भी नहीं ठहरा रहा, और मशीनरी जो है, मशीनरी जितनी की कॉस्ट करती है उसकी तो हमारी पावर जनरेशन कॉस्ट लग जाती है। तो हमारी कैपिटल इन्वेस्टमेंट तो वो पावर जनरेशन में। गवर्नमेंट का जो रोल है, गवर्नमेंट का रोल है कि चीप क्रेडिट, चीप बिजली और ना अनडिस्टर्ब जो है ना आपकी बिजली की फराहमी होनी चाहिए, और ये सारी फैसिलिटी। और मिनिमम टैक्स करो, मिनिमम टैक्स करेंगे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होगी, ज़्यादा प्रोडक्शन होगी कि वी विल बी एबल टू
सेल दोज प्रोडक्ट इन इंटरनेशनल मार्केट। देखें हमारा जो भी हम चीज़ें यहाँ बनाते हैं पाकिस्तान में, अगर जो भी इंडस्ट्री बन रही है उनकी साइज़ जो है ना बहुत छोटी है। हम जो है ना वो इंटरनेशनल मार्केट में वो हम उस चीज़ को compete कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमने जो स्केल है ना हमारा बिज़नेस का वो बहुत ही हमने छोटा रखा हुआ है। इसीलिए क्या है कि हम इम्पोर्ट सब्सटीट्यूट चीज़ नहीं बना सकते, हम वो क्वालिटी नहीं बना सकते। और दूसरे मुल्क जो है ना उन्होंने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया हुआ, उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट एक चीज़ की इतनी कम होती है कि हम उसके बारे में सोच ही नहीं सकते। अगर मैं उसको अपने कैलकुलेटर पे बैठाने जाऊँ ना तो मैं ये सोचता हूँ कि यार मेरी तो जो कॉस्ट आ रही है ना उससे 35% कम में मुझे यहाँ इम्पोर्टेड चीज़ मिलती है, और मैं टैक्स देने के बाद भी, ड्यूटीज़ देने के बाद भी। तो ये वो किस तरीके से बनाते हैं, उनकी कॉस्ट इतनी कम कैसे आती है? तो हम तो परेशान हो जाते हैं। मगर बहादुर से लिए कि ये क्यों होती है, ये इसलिए होती है कि वो कंट्रीज़ जो है अपने मैन्युफैक्चरर्स को फैसिलिटेट करती हैं, वो उनकी बात को सुनती हैं, वो उनको बोलती हैं कि भाई एम्प्लॉयमेंट दो, आप अपनी लोकल प्रोडक्शन करो, हम आपके साथ हैं। वो उनको हाथ नहीं मरोड़ती, उनको चोर नहीं कहती, उनको बोलती हैं कि भाई एक बिजनेसमैन अगर पैसा लगाता है तो इसका मतलब है कि यार वो मुल्क में इन्वेस्ट कर रहा है, वो उसमें इन्वेस्ट कर रहा है तो उसका हाथ पकड़ना चाहिए, ना कि उसको धक्का देना चाहिए। यहाँ क्या होता है कि हाथ पकड़ने के बजाय ना उनको धक्का देते हैं और छितर मारते हैं और बोलते हैं कि भाई आपको इतना टैक्स देना है, ये करना है। और फिर इसके बाद देखें, एक तो टैक्स देना होता है, फिर इसके बाद जो आपको इल्लीगल मेथड होते हैं वो भी, उसको भी आपको फेस करना है। तो ये कहाँ का इंसाफ है कि भाई इस मुल्क में जो है ना आप कहें कि भाई इन्वेस्टमेंट लाओ, ये करो, बिज़नेस करो, और भाई बिज़नेस एनवायरनमेंट तो दो। बिज़नेस एनवायरनमेंट ही नहीं होगा। मेरा बंदा आके वो डेस्क पे सोया होता है, वो बोलता है सारी रात लाइट नहीं थी, तो उस बेचारे के घर पे लाइट नहीं होगी, उसके घर पे पानी नहीं होगा, वो गंदा बेचारा आता है बेचारा यहाँ। तो एक बंदे को पानी की बड़ी शॉर्टेज है। तो आपने वो माहौल ही पैदा नहीं किया है। माहौल पहले पैदा करो, फिर इसके बाद बोलो कि यार मुझे क्यों लोग यहाँ से भाग रहे हैं, क्यों लोग दुबई भाग रहे हैं। मैं अभी लाहौर गया था, मैं समझता हूँ कि कराची जो है ना लाहौर से 25 साल पीछे है, ठीक है ना। तो अब आप पेश किया है नाजरीन। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। और मैं इस चीज़ से इत्तेफाक करता हूं कि पाकिस्तान का हुनर, पाकिस्तान का टैलेंट इस मुल्क से नहीं जाना चाहिए। जो लोग इस चीज़ को कंटेंट करते हैं कि जनाब नहीं बहुत अच्छे ओवरसीज़, देखें आज उसकी वजह से क्या हुआ है कि पाकिस्तान से कम्प्लीटली टैलेंट जो है वो दूसरे ममालिक में जा चुका है, और वो उन ममालिक के काम आ रहा है, पाकिस्तान के काम नहीं आ रहा। नाजरीन, आप लोग कभी कभार बुरा मान जाते हैं जब मैं आपको कहता हूँ कि आप LED के दौर में ट्यूब लाइट है। उसकी वजह आपको बताता हूँ। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी परवेज़ मद्रासवाला साहब के साथ, हमारे मुल्क से टैलेंट दूसरे ममालिक में जा रहा। अगर एक इंजीनियर आपने किसी डेवलप्ड कंट्री में बनाना होगा तो बचपन से उसकी वेलफेयर पे, उसकी स्कूलिंग पे, उसकी हाउसिंग पे, उसके खाने पे, उसके पूरे ख्याल पे आपको पता है कितना खर्च होगा? लाखों डॉलर। यू विल हैव टू स्पेंड around $200,000 ballpark to make one engineer in the West, one engineer। सोचें, उनके लिए ह्यूमन रिसोर्स की ये कॉस्ट है ना। पाकिस्तानी यहां पे इंजीनियर बनता है, कोटा होता है उसका, हमारे औरंगजेब भाई की तरह मीरपुर खास का, वहां का कोटा खा के आता है, ये सही है। और इंजीनियर बनता है सरकारी यूनिवर्सिटी में, ठीक है, कोटे पे दूसरों का हिस्सा खाकर, ठीक है। फिर उसके बाद उसको मिलती है नौकरी वेस्ट में, उसके बाद फिर वो वीजे की लाइन में धक्के खाता है, खुद पैसे देता है वीजे के, वीजे लगवाने वालों को आगे पीछे उनके भागता है, उनको अलहदा फीसें देता है ना। और फिर उसके बाद धिक्के खा के तीसरे दर्जे का शहरी बन के उनके मुल्क में जाकर काम करता है। उनको फ्री में पड़ता है, ये फ्री में, बल्कि उल्टे पैसे देता है। और अगर वहां का इंजीनियर जो है समझो एक साल के 70,000 80,000 डॉलर तनख्वाह मांगता है, ये बोलता है यार मैं 40,000 डॉलर में भी काम करूंगा। नहीं जली ना दिमाग की बत्ती, अलग। इसीलिए तो आपका भाई कहते हैं कि आप लोग LED के दौर में ट्यूबलाइट हो। नहीं समझ में आई ना, कल समझ में आएगी। बिल्कुल जैसे अली नासिर लतीफे सुनाता है, अगले दिन हंसी आती। वेरी गुड, इतना बहुत है आज के लिए आप लोगों की खिंचाई। अब दोबारा जाता हूं जनाब परवेज़ मद्रासवाला साहब की जाने। परवेज़ मद्रासवाला साहब, इसी बारे में मैं आपको बता रहा था कि टैलेंट, ये बोल रहे हैं ना कि ये फला ड्रेन हो गया फला। आपको पता है द मोस्ट ब्रिलियंट माइंड्स ऑफ पाकिस्तान हैव गॉन अब्रॉड, और जो
आपके अलावा ऑपरेशनल भी जो लोग काम करने वाले हैं वो भी ये चले गए मशरिक वस्ता के ममालिक के अंदर, वहां जाके काम कर रहे हैं। एक ऐसी टेक्नीशियन नहीं मिलेगा आपको एक नंबर कराची के अंदर, आप ढूंढ के कोशिश कर लें, सब यही होंगे सीखे हुए। क्या कहते हैं आप? हाँ नहीं, बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। देखें, हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं है। वी प्रोड्यूस टैलेंट एवरी ईयर, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी में जो है ना वो आ रहे हैं बच्चे, है ना, बच्चे आ रहे हैं वो बहुत ही टैलेंटेड। और मैं मतलब आजकल के जो बच्चे हैं, जो मोबाइल एज और कंप्यूटर के बच्चे हैं, दे आर वेरी स्मार्ट। और वो जब टैलेंट निकलता है ना तो वो वाले जो पुराने जो लोग हैं उनसे काफ़ी ज़बरदस्त और बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा, उनको रिटेन करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। देखें ना कि इन्होंने प्रूफ भी किया है। आज जो हम जंग जीते हैं, तो वो जो जंग जीते हैं ना, हमारी जो यूथ है, जो हमारा टैलेंट है, लोकल टैलेंट है, उसी की वजह से हम जंग जीते हैं। तो ये कहना बिल्कुल मैं ज़रूरी समझता हूँ कि हमारे पास जो टैलेंट है ना, उसको अल्लाह ने बड़ी काबिलियत दी है, उसको बस हमें संभाल के रखना है। उनको वो अपॉर्चुनिटी देनी है, उनको वो मौके देने हैं जिससे वो अपने टैलेंट को यहाँ पाकिस्तान में जो है ना वो यूज़ कर सकें और हमारी कंट्री के लिए वो यूज़फुल हो, रादर देन वो सर्व करें किसी दूसरी कंट्री में जाके। देखें ना, अगर आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि इतना सारा कॉस्ट लगती है अगर किसी दूसरी वेस्ट में एक बंदे को तैयार करने में, और फिर हम कहते हैं कि पका पकाया जो हमारा बंदा है वो जाके वहाँ कम सैलरी में वो रेडी हो जाता है काम करने के लिए। मद्रास वाला साहब, आपको एक बात बताऊं, हमारा जब मैं बच्चा था, MBA की अमेरिका में फीस थी सालाना $20,000 के आसपास। किसी यूनिवर्सिटी की $22,000 थी, किसी की $15,000 थी, किसी की 17-18। फाइनेंशियल वो दे देते हैं, नीड बेस्ड कुछ असिस्टेंस वगैरह, उससे भी मुनाफा कमाते। आजकल वो फीस डबल हो गई अमेरिका में, आपको पता है। MBA की सालाना 4 साल का प्रोग्राम तो होगा ना, 2 साल में कुछ लोग निकाल लेते हैं, कोई 2.5 साल में निकाल लेते हैं, लेकिन फीस ऑन एन एवरेज आपको बता रहा हूं डबल हो चुकी है। यानी $1,00,000 से ज्यादा खर्चा करके लोग बच्चे को MBA कराते हैं। आज की तारीख में पाकिस्तानी बच्चे वहां पे पढ़ रहे हैं। $1,00,000 का मतलब कितना हो पता है ना? हाँ, करोड़ों में बात गई। तो बात दरअसल ये कि देखें ये क्यों हो रहा है। हमारे पास जो इंस्टीट्यूशन हैं, जो हमारे पाकिस्तान में, कराची में, लाहौर में, जब मिफ्ता इस्माइल ने डॉलर महंगा किया था ना, तो उससे पहले ये फीस जो थी 1/3 थी, क्योंकि रुपए और डॉलर की माजरत मैंने आपको इसलिए वो कर दिया महंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको जानने वाले, आपके बहुत सारे पढ़े लिखे तालीमी याफ्ता लोग हैं। और वैसे तो बुरा ना मानना, आजकल तो बच्चों की सालगिरहों पर भी लेक्चर देते हैं, लेकिन तब मिफ्ता इस्माइल साहब ने टके का काम नहीं किया हमारी बिजनेस कम्युनिटी के लिए। इनके पास इतने इख्तियारात थे, इन्होंने ज़ीरो काम किया। मुझे नहीं पता इनका फ़ोन उठाया नहीं उठाया, हम लोगों का फ़ोन कभी नहीं उठाया उन्होंने। अब यकीन करें, कोई मिस्ड कॉल भी देता है ना तो मिफ्ता इस्माइल कहते हैं मैं आपके पास आ जाऊंगा लेक्चर देने के लिए। बस यही है, मुझे तो पता है आइंदा कभी बनना नहीं, इसीलिए मैंने बोल दिया जी, सॉरी। हाँ, तो देखें हमारे पास जो टैलेंट का पूल है, मैं समझता हूँ कि हमारी यूनिवर्सिटीज़, जो लोकल यूनिवर्सिटी है, बहुत अच्छा काम करवा रही हैं। उनके पास हर किस्म का जो है ना वो ज़राए मौजूद हैं। मैं समझता हूँ कि हमें गवर्नमेंट को इस बजट में ये कोशिश करनी चाहिए कि बिज़नेस फ्रेंडली पॉलिसीज़ बनानी चाहिए। उन्हें बजट ऐसा देना चाहिए कि हमारे पास जो फ़्लाइट ऑफ कैपिटल हो रही है वो ना हो। देखें, फ़्लाइट ऑफ कैपिटल होगी, अगर बच्चे को यहाँ मौके नहीं मिलेंगे तो वो क्या करेगा? क्या करेगा वो? देखो ना, वो पढ़ा लिखा बच्चा है, आगे उसका फ्यूचर है, वो क्या करेगा? उसकी मजबूरी है। मैं उनको ब्लेम नहीं करता, मैं ब्लेम उनको बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि अगर उसने वो पढ़ा लिखा है, अब उसके पास डिग्री है और उसको यहाँ लोकल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, कैन नॉट फिल स्टमक्स। हाँ, तो अगर उसको ये अपॉर्चुनिटी में वो क्या करेगा? वो तो उसको कहीं ना कहीं तो जाना है ना उसके लिए। जॉब्स ही नहीं है पाकिस्तान देखे ना, वो भी अपने माँ बाप को छोड़ के जा रहा है। मैं देख रहा हूँ कि यार कोई सऊदी अरब में काम कर रहे हैं, उसकी फैमिली यहाँ रह रही है, बच्चे यहाँ रह रहे हैं, तो आप देखें कि वो बंदा वहाँ अपनी रोजगार के लिए वहाँ गया हुआ है। तो क्यों गया हुआ है? इसके लिए ना कि भाई वो डिग्री जो है वो उसको खाना तो नहीं देगी, उसको काम तो करना है। आप तो मशरिक वस्ता का आपको पता है, गर्मी इस वक्त पर बिल्कुल, मेरे पाकिस्तानी मेहनत कश वहाँ पर कंस्ट्रक्शन साइट्स पे काम कर रहे हैं। नाजरीन यकीन करें, ये बारीक गेज की छत होती है जहाँ पर इनको रखते हैं वर्करों को। ऐसी गर्मी होती है ना, यकीन करो, जैसे आज कराची में है ना, समझ लो इसको भी थोड़ा सा बढ़ा लें, 50 डिग्री का टेम्परेचर होता है और उसमें वहाँ काम कर रहे हैं। मगर और मानसून नहीं होता मिडिल ईस्ट में, ये मैं बता दूं, बारिशें नहीं लगती। इन लोगों को लग रहा होगा जुलाई अगस्त में वहाँ मानसून नहीं होता। मानसून साउथ ईस्ट एशिया में होता है।
मिडिल ईस्ट में नहीं होता। वहाँ तो एक वेदर होता है जो कहते हैं कि जला झुलसा देने वाली गर्मी होती है, मगर उसमें हमारे भाई काम कर रहे हैं, किसके लिए काम कर रहे हैं? पेट के लिए। और अप्रैल से शुरू हो जाता है, माइंड यू, अप्रैल से शुरू हो जाता है। पेट के लिए काम कर रहे हैं और फिर वही पैसा हमारे मुल्क में भेज रहे हैं। मैं उनको सलाम करता हूँ, सलाम पेश करता हूँ मेहनत आपका फॉरेन रेमिटेंस, अगर वो हमारे मजदूर भाई, हमारे वो भाई अगर बाहर ना हो और हमें फॉरेन रेमिटेंस ना आ रही हो, तो आज मैं समझता हूँ कि हमारी जो डॉलर है वो या पाकिस्तानी करेंसी और मज़ीद नीचे चली जाए, क्योंकि अगर वो पैसा ना आए तो बाद से लेके हमें उनको सलाम करना चाहिए, हम उन्हें एक्नॉलेज करना चाहिए। मगर बाद से जब हम ये कहते हैं ना कि हमारे पास वी हैव नॉट कलेक्टेड इनफ टैक्सेस, ओ भाई टैक्स कलेक्ट करने के लिए आपको बिजनेस को बढ़ाना है, आपको उसकी पाई को एक्सटेंड करना है, आपको अपॉर्चुनिटी देनी है। द स्मॉलर द केक, हाँ, तो वो स्मॉलर शेयर आपको मिलेगा। तो आपको अगर टैक्स का बढ़ाना है, टैक्स कलेक्शन बढ़ानी है, तो आपको यहाँ बिजनेस के ऐसे एनवायरनमेंट क्रिएट करनी पड़ेगी, मौके क्रिएट करने पड़ेंगे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लगाएं। अच्छा, पैसा लगाने के बाद भी वो सेफ़ नहीं होता है। वो कहते हैं कि यार आज मैं पैसा लगाऊंगा, डिवैल्यूएशन हो जाएगी, आज मैं पैसा लगाऊंगा, कल पॉलिसी चेंज हो जाएगी, मेरा जो लगा हुआ पैसा है उसकी भी सेफ्टी और सिक्योरिटी क्या है। और फिर इसके बाद जाहिर बात है कि प्रोडक्टिविटी। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम समझते हैं कि इस दफ़ा बजट के अंदर उन चीज़ों को देखा जाना चाहिए और लोगों को ये गारंटी देनी चाहिए कि हम आपके बिजनेस के पार्टनर हैं, नहीं कि हम आपको ऊपर से जो है ना वो प्रेशराइज करेंगे और आपको जो है ना आपको गन्ने की मशीन में डालेंगे और जूस निकालते जाएंगे। मगर आप उनको पार्टनर बनाएं, उनके साथ पार्टनरशिप करें। जितना आप उनको आगे बढ़ने के मौके, आप चाइना में चले जाएं, चाइना में एक छोटे से गांव में एक इंडस्ट्री लगती है, वहाँ का गवर्नर बोलता है कि वी आर विद यू, ठीक है ना, आप हमें हमारे साथ। पाकिस्तानियों की कितनी इंडस्ट्रियां नाजरीन चाइना में लगी हुई हैं, आप सोच नहीं सकते। पाकिस्तानियों की इतनी फैक्ट्रियां लगी हुई हैं चाइना में, और वो फैक्ट्रियां वो वाली फैक्ट्री नहीं, ये तो बेचारे इतना इन्वेस्टमेंट करके फैक्ट्री लगाते हैं। हमें ये कहा गया है किसकी तरफ से? IMF की तरफ से कि अब आप इंपोर्ट के ऊपर अपने जो ड्यूटीज़ हैं, टैरिफ्स हैं, टैक्सेस हैं, इनको भाई कम करो, थोड़ा हल्का हाथ रखो। वो ऐसा थोड़ी हो सकता है कि जो 1-1.5 साल के लिए मेजर्स लिए थे वो आप मुस्तकिल बुनियादों पर ही चलाते रहोगे। ये जदीद आज़ाद मईशत और आज़ाद तिजारत के उसूलों के ख़िलाफ़। तो अब बात यह कि इस बारे में मैं कमेंट भी लेना चाहूँगा। परवेज़ मद्रास वाला साहब, प्रॉब्लम ये है कि उनका कहना ये कि भी टेम्पररी बेसिस पे आपने कहा डॉलर रिजर्व्स कम है वगैरह वगैरह हम इंपोर्ट के ऊपर, लेकिन अब वो कहते हैं कि भाई ग्रेजुअली अब ये कम करो। अब ये ऐसे थोड़ी हो सकता है कि आप, क्योंकि आप दुनिया में एक्सपोर्ट भी तो कर रहे हो, तो हम आपको खुली मार्केट दे रहे हैं, तो अब आप इंपोर्ट करो तो भी आपको थोड़ा कंपटीशन इनवाइट करना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। क्या कहते हैं आप इस बारे में? देखें, हमने टैरिफ लगा के हमारी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो ये WTO वाले कहते हैं कि भाई आपको जो एक विंडो दी गई थी कि आपकी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए आपने RD भी लगा दी, आपने मुख्तलिफ SRO से अपनी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट कर दिया और आपने ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स कलेक्शन कर दी, क्योंकि आपका जो है ना टैक्स कलेक्शन कम हो रहा है। तो टैक्स कलेक्शन के दूसरे भी ज़रा हैं जिसको आपने एक्सप्लोर ही नहीं किया और वहाँ से आपकी टैक्स कलेक्शन कम हो रही है। और आपने जो है ना इंपोर्ट की मद में आपने ड्यूटीज़ बढ़ा के ना, तो आपने अपने उसको खसारे को पूरा कर रहे हैं, विच इज़ टोटली रॉन्ग। उन्होंने कहा है कि भाई आपकी जो भी इंडस्ट्री है ना, वर्ल्ड कंपटीशन में आप आ जाओ, एफिशिएंसी पे आ जाओ, आपके पास चीप लेबर है, आप उसका यूज़ करो और डायरेक्ट कंपटीशन में आओ एफिशिएंसी से। आप प्रोडक्ट बनाओ, अच्छी मार्केट के में इंट्रोड्यूस करो और आप आओ डायरेक्ट कंपटीशन करो, तो वो तो बात बनती है। मगर आप ये करो कि भाई मैं अपनी जो है ना जो इंडस्ट्री को टैरिफ लगा के वो प्रोटेक्शन दे दूं और मैं वो एंजॉय करूं और आप लोगों को वो एंजॉय ना करने दूं, और मैं यहाँ से आपसे मांगूं कि मुझे GPS प्लस दे दो, ये कर लो, वो कर लो, और GSP प्लस दे दो, और मेरी इंडस्ट्री को मैंने प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है, मैं यहाँ से टैक्स भी कलेक्ट कर रहा हूँ, मैं एक्सपोर्ट भी कर रहा हूँ, तो ये मामला जो है ना ज़्यादा चलेगा नहीं, क्योंकि हम WTO के मेंबर भी हैं, तो उसके अंदर तो आपका एक बेनिफिशियरी भी है। हाँ, तो ये देखें, ये तो मैंडेट है कि भाई आप अपनी चीज़ों को पहले तो सही करो, आप अपनी एफिशिएंसी बढ़ाओ, अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करो, और आपके पास जो आप कहते हो हमेशा हर फोरम पे कि चीप लेबर है, हमारे पास यूथ है, तो व्हाई डोंट यू यूज दोज चीप लेबर हियर। ये बड़ा अहम नुक्ता आपने उठा दिया, चीप लेबर, और मेरे मुंह से आपने छीन ली बात ना।
बेसिकली लेबर इंटेंसिव होती हैं बहुत सारी इंडस्ट्रीज नाजरीन, और लेबर पाकिस्तान में चीप है जैसे बता रहे हैं, अभी भी चीप है, माइंड यू अभी भी चीप है, लेकिन स्टिल हम प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे। क्वेश्चन मार्क क्यों? देखें, प्रोड्यूस आप उस वक्त करेंगे ना कि आप उस लेबर को यूज़ करेंगे। आपकी जो पॉपुलेशन में कितने लोग जो हैं वो उनको वो मौके मिलते हैं कि वो इंडस्ट्री में खप सकते हैं, या उसको वो मौके मिलते हैं कि वहाँ जाके काम कर सकते हैं, और कितने ऐसे लोग हैं जो ट्रेंड लोग हैं कि वो एक मशीनरी पे काम कर सकते हैं। एज यू जस्ट सेट कि भाई हमारे पास तो एक एयर कंडीशन का जो टेक्नीशियन है ना, वो भी आपको ढूंढने से नहीं मिलता है। तो अगर मैं उस किस्म की एक इंडस्ट्री लेके आता हूँ जो हाईली टेक्निकल है, जो कहते हैं ना कि बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट है, अब उस इंडस्ट्री को चलाना, उस प्लांट को चलाने के लिए मुझे लोकल रिसोर्स चाहिएगा, मुझे लोकल टेक्नीशियन चाहिएगा। अच्छा, वो वाले टेक्नीशियन मैं कहाँ से लाऊंगा? क्योंकि हमारे पास तो एक दो ऐसे प्लांट होते हैं पूरे पाकिस्तान में। अच्छा, दुनिया में चले जाएं तो वो आपको एक डज़न प्लांट मिलेंगे, और वहाँ का लोकल जो टेक्नीशियन होगा वो उन प्लांट पे जाके ना उन चीज़ों को फिक्स कर सकता है। तो बात दरअसल ये है कि अगर मैं अब दुबई जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि यार एक जो एलिवेटर की जो बहुत बड़ी कंपनी है ना, उसके बंदे अपने टी शर्ट पहन के घूमते रहते हैं उस एरिया में, और वो कहते हैं कि भाई हमारा इस एरिया में जो है ना, हमें वो उन्होंने दिया हुआ है कि यहाँ की एलिवेटर बंद ना होनी चाहिए और आप यहाँ करोगे। अच्छा, उस एरिया में जाओगे तो वहाँ आपको कहेगा कि यार यहाँ की एलिवेटर, हमारे पास ऐसे कितने टेक्नीशियन हैं, हमारे पास एक एलिवेटर ख़राब होती है, हम 3 दिन का इंतज़ार करते हैं और फिर वो आता है टेक्नीशियन और बोलता है कि यार मेरे से तो सही नहीं होगी। तो बात दरअसल ये है कि देखो, हमने वो पूल क्रिएट नहीं किया, हमने वो टैलेंट क्रिएट नहीं किया, जो टैलेंट था वो बाहर चला गया। अच्छा, अभी भी टैलेंट है मगर दे नीड ट्रेनिंग, दे नीड के लोकल एनवायरनमेंट, उस किस्म की इंडस्ट्री आए, उनको सीखें, काम उसके ऊपर हैंड्स ऑन करें तो फिर बढ़े। हमारे पास देखो, हमने इंडस्ट्री का स्केल ही इतना बड़ा नहीं बनाया, छोटी छोटी इंडस्ट्री है, उसके अंदर आप कितने लोगों को खपाएंगे। उठाया ना ये नाजरीन, आप देखिएगा कि यूटिलिटी स्टाफ जो है मशरिक़ वस्ता के ममालिक में, इसमें पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा होते हैं, इंडियन भी होते हैं, बंगाली, श्रीलंकन, ये लोग होते हैं। और इन्होंने तो खाली एक सेक्टर की बात की, वहाँ पर एक्चुअली प्राइवेट एंटरप्राइजेज़ को ये सपोर्ट प्रोवाइड करनी पड़ती है। और अंदरूनी खाना कितना काम हो रहा है ये आप सोचें। वहाँ पर मैंने नाला बहते नहीं देखा, बुरा ना मानिएगा, लेकिन मैंने दुबई में नाला बहते नहीं देखा। आपने देखा मुझे पता नहीं, मैं जितनी मरतबा गया मैंने नाला बहते नहीं देखा, मैंने कहीं कोई गटर ओवरफ्लो होते हुए नहीं देखा। हाँ, बारिश वहाँ हुई थी, बेशक हुई थी, 3-4 दिन बहुत इशू रहा, लेकिन उसके बाद आई थिंक दे वर एबल टू रिजॉल्व इट। हाउ दे डिड इट आई डोंट नो, इट डिडंट हैपन ओवरनाइट, देयर वर प्रॉब्लम्स, देयर वर इश्यूज, बट दे रिजॉल्व्ड इट। इसके अलावा मैंने बिजली जाते नहीं देखा दुबई में। आपने देखा हो तो मुझे नहीं पता, मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया कि बिजली वहाँ गई हो। शायद एक दफ़ा आज से 14-15 साल पहले चंद सेकंड के लिए बिजली गई थी एक होटल में, वहाँ फिर उसके बाद बैकअप जनरेटर चला, हमें तो पता ही नहीं चला, वो खुद ब खुद कुछ सेकंड्स के बाद वो बंद भी हो गया। इसके अलावा मैंने नहीं देखा, यानी बहुत ही कोई रिमार्केबल कोई चीज़ हो। इसके अलावा मैंने वहाँ पानी का टैंकर भी नहीं देखा नाज़रीन, पता नहीं आपने देखा पानी का टैंकर? मैंने नहीं देखा। बड़ी पॉपुलेशन है हमारी, ठीक है ना, एंड इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट दे आर ग्रोइंग ट्रीज एंड दे हैव ग्रास ग्रीन। इतनी 24 करोड़ की पॉपुलेशन है, हमें उसको यूज़ करने चाहिए। देखिए, ये हमारा बहुत बड़ा एसेट है, अगर हम इस एसेट को आज हम यूज़ नहीं करेंगे तो क्या होगा। देखें, दुनिया में तो लोग चाहते हैं कि यार हमें ये इस तरह का ट्रेंड एसेट मिले, और जो ऐसा हो कि पढ़ा लिखा हो, जिसके अंदर नॉलेज हो, थोड़ी बहुत भी नॉलेज हो, हम उसको सिखा देंगे काम। मगर हमारे पास ये टैलेंट है, हमारे पास ये पूल है, हम अपनी इंडस्ट्री का साइज़ बढ़ाएं, हम हमारे यहाँ मोर इंडस्ट्रियलाइजेशन करें, हम उन लोगों को मज़ीद मौके दें कि भाई उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करें, हम हमारी इंडस्ट्री को सपोर्ट करें, हम 5 साल की पॉलिसी को फ्रीज़ करें, हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लेके आएँ, हम अपने जो इलेक्ट्रिसिटी जो रेट्स हैं उसको नीचे लेके आएँ, हम यहाँ मौके पैदा करें, हम हमारी रोड का नेटवर्क अच्छा करें। हम देखें ना, दुनिया में क्या होता है कि दुनिया में जो हाईवेज़ बनते हैं ना, वो क्या होता है कि पोर्ट की तरफ से पहले हाईवे बनता है, पोर्ट से शुरू होता है और वो आगे जाता है नॉर्थ में। हमारे यहाँ क्या हुआ है कि सेंट्रल पाकिस्तान से हाईवे बना है और वो नॉर्थ में गया है। अगर हम जाएं कि सेंट्रल पाकिस्तान से लाहौर से नीचे या मुल्तान से नीचे जाएं तो हमारे पास वो हाईवे का नेटवर्क ही नहीं है। वही लोग इन्होंने उठा दिया नाजरीन, इसके ऊपर तो बाकायदा पूरा प्रोग्राम करना चाहिए हमें।
आपका बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, आप शो में हमारे साथ शामिल हुए। परवेज साहब, अभी भी तशनगी रह गई, आगे आने वाले दिनों के अंदर दोबारा से इस मौजू को ही लेकर हम आगे चलेंगे। वी वेट फॉर मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।